जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे अपने पास एक औरत की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें हल्की, रुक रुक कर और कांपती हुई चल रही थीं। मैंने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर से आती फीकी रोशनी में उसका चेहरा देखा। इतने अंधेरे में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके हंसली के पास पड़े बैंगनी निशान दिल दहला देने वाले थे। ये सब क्या हुआ था? बेल्ट के वार, बोतल टूटने की आवाज और एक औरत की चीखें। उसके शरीर पर मौजूद वे सारे घाव मैंने ही दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हो गया था और मैं अपने ही नाम वाले एक दूसरे आदमी के शरीर में आ गया था। वह शराबी पत्नी को पीटने वाला और पूरी तरह निकम्मा इंसान था। मैन चेन जुइशेंग, जो कभी 100 अरब युआन का कारोबारी दिग्गज था, अब इस टूटे हुए घर का मालिक बन चुका था। एक ऐसा सड़ा हुआ शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गए? क्या नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय डाल देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम रखा, लेकिन वह डरे हुए खरगोश की तरह सहम गई। नंगे पैरों से ठंडे सीमेंट के फर्श पर चलते हुए वह दरवाजे तक गई और अनजाने में पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में सो रही अपनी बेटी चेन चेन की तरफ देखा। अपनी बेटी की ओर डाली गई उसकी उस नजर और उसकी आंखों में भरे भावों ने मेरे दिल को जैसे बेरहमी से जकड़ लिया। कारोबारी दुनिया में वर्षों की चालबाजियों ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। पिछले जीवन में मैंने अरबों के सौदे किए थे, कई देशों के बड़े अधिकारियों से मिला था और न जाने कितनी ऐसी औरतों के साथ रहा था जो खुद मेरे पास चली आती थीं। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सब कुछ देख चुका हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि उसे पीटने वाला आदमी जाग न जाए, और दूसरी बात उसने यह देखी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटियां मलने लगा। यादें लगातार मेरे दिमाग में उमड़ने लगीं। इस शरीर का पुराना मालिक जुआरी था। जब भी वह हारता अपनी पत्नी को पीटता था। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? एक बार उसने शू मेंग को इतना पीटा कि वह 3 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर भी उसे उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ा। वह खुद कोई काम नहीं करता था। पूरा परिवार बाजार में शू मेंग के फल का ठेला लगाने से चलता था। वह हर महीने 2 या 3 हजार युआन कमाती थी, लेकिन वह आदमी सारे पैसे छीनकर जुए में हार जाता था। जब उसे पैसे चाहिए होते तब उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। एक बार चैन चेन को 39 डिग्री बुखार था और उसने ताश की मेज पर फोन उठाकर कहा, मैं जुआ खेल रहा हूँ, जब वह मर जाए तो मुझे बता देना। फिर कल वह दोबारा हार गया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए शू मेंग की क्या कीमत है? अपनी कीमत बताओ। शू मेंग की कितनी कीमत हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वह खूबसूरत है। यकीन नहीं होता? कल आकर खुद देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज वे लोग माल देखने आने वाले थे। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी शू मेंग चाय का कप लेकर आई। इसी दौरान चेन चेन नींद में बेचैनी से सिसकने लगी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, वरना मच्छर घुसकर बच्ची को काटेंगे। शू मेंग ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी हमेशा उसे पीटता और गालियां देता था, वह ऐसी बात कह सकता है। वह चेन चेन को सुलाने के लिए बिस्तर पर आ गई और मेरी तरफ पीट करके लेट गई। उसका शरीर हल्का सा तना हुआ था। घृणा और क्रोध की तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके बाद मेरे में उससे भी अधिक तीखा और असहनीय दर्द उठा। जब वह बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शू मेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। मितली और गुस्से की एक तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके तुरंत बाद मेरे दिल में उससे भी अधिक प्रचंड और चुभता हुआ दर्द उठा। जैसे ही वह बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शू मेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें सदमे और उलझन से फैल गईं। उनमें एक ऐसी हल्की सी उम्मीद भी थी जिसे वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सो जाओ, मैं तुम्हें और चेन चेन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। यह कहते समय मेरे दिमाग में आगे की योजना पूरी तरह साफ हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। ये मेरी आदत नहीं थी, बल्कि सब कुछ तुरंत बदल देने की बेचैनी मेरे सीने में जल रही थी और मुझे सोने नहीं दे रही थी। शू मेंग बेहद हल्के कदमों से चेन चेन को नीचे उतार रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वह घबरा गई। माफ करना, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। तुमने मुझे नहीं जगाया, मैं खुद ही जाग गया था। आज मैं चेन चेन को स्कूल छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा। आजकल कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जानता था कि उसे लगा मैं फिर से पैसे मांगना चाहता हूँ। डर अब उसकी आदत बन चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज में केवल कुछ अंडे और एक कटोरी बचा हुआ चावल था। उसकी खाली हालत देखकर दिल टूट रहा था। जब मैं सुनहरे और खुशबूदार अंडे वाले तले हुए चावल की 2 प्लेटें लेकर बाहर आया, तो शू मेंग और चेन चेन एक तरफ खड़ी मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई समझ से बाहर चमत्कार देख लिया हो। चेन चेन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, माँ पापा खाना बना सकते हैं। शू मेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल उलझे हुए भावों से मुझे देखती रही। बाजार शोर और अफरा तफरी से भरा था। मैं शू मेंग के फलों के ठेले के सामने खड़ा हल्का सा माथा सिकोड़ रहा था। ठेला बहुत साधारण था। उस पर केवल एक ही किस्म के सेब बेतरतीब ढंग से रखे थे और फटे हुए गत्ते पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्रति जिन 3.8 युआन लिखा था। बगल वाली सब्जी बेचने वाली चिल्लाई,
अरे वाह, आज जोईशेंग मदद करने आया है। वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चली गई। मैं नीचे बैठा, उन पतली लाल प्लास्टिक की थैलियों में से एक उठाई और हाथ में उसका वजन महसूस किया। फिर मैंने आसपास तेजी से गुजरती भीड़ को देखा, जो हर ठेले को नजरअंदाज कर रही थी। मांग को तुरंत भड़काने की एक योजना मेरे दिमाग में साफ हो गई। मैंने फेंके हुए डिब्बे से सख्त गत्ते का एक टुकड़ा उठाया, जमीन पर पड़ा मार्कर लिया और उस पर 2 बड़ी पंक्तियां लिख दी। इसके बाद मैंने बिना झिझके 3.8 युआन वाला बोर्ड फाड़ दिया और नया बोर्ड सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। बगल वाली आंटी झुककर उसे देखने लगी और हैरानी से चिल्लाई, एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो। चांद जोईशेंग, क्या शराब पीकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह तो तुम्हारे कपड़े तक बिक जाएंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। दिन आंटी, हिसाब किताब केवल लागत के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे सेब के इस एक थैले से मुनाफा नहीं चाहिए। मैं कम से कम समय में पूरा माल बेचकर नकदी का प्रवाह शुरू करना और इस ठप पड़े ठेले में दोबारा जान डालना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने जल्दी ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक अधेड़ आदमी पास आया। मालिक, क्या सच में 20 युआन में एक थैला मिलेगा और हम उसे खुद भर सकते हैं? सेब खट्टे तो नहीं है? मैंने सहजता से एक सेब उठाया, कुशलता से उसका एक टुकड़ा काटा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। छक्कर देखिए, मीठा है या नहीं ये आप खुद बताइए। उसने सेब छका, बिना कुछ कहे एक थैला उठाया और पागलों की तरह उसमें सेब भरने लगा। उसने थैला लगभग फाड़ ही दिया था। मैं हंसा और बोला, जब तक आप थैला उठा सकते हैं सारे सेब आपके हैं। यह वाक्य जैसे किसी बांध का दरवाजा खोल गया। चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जितना चाहो खुद भरो, इन शब्दों ने इंसानी स्वभाव की सबसे मूल लालसा को तुरंत जगा दिया। बगल वाली आंटी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वह मुंह खोले की तरह सेब भरती भीड़ और तेजी से घटते सेबों के ढेर को देखती रही। उनका लोहे का बांट जमीन पर गिर गया और उन्हें पता तक नहीं चला। अपना काम खत्म करके शूमेंग चिंता में वापस आ रही थी। दूर से अपने ठेले को भीड़ में डूबा देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। वे घबराकर भीड़ को धकेलती हुई अंदर आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि मैं ठेले के पीछे स्थिर खड़ा था। न मैं किसी के सामने झुक रहा था, न गुस्सा कर रहा था। बस शांत रहकर पैसे ले रहा था और थैलियां दे रहा था, जबकि आसपास के लोग पागलों की तरह सेब लूटने में लगे थे। वे सेब जो पहले पूरे दिन में मुश्किल से बिकते थे, उसकी आंखों के सामने गायब होते जा रहे थे। जब उसने एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो वाला बोर्ड देखा, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 20 युआन में जितना चाहें उतना भरेंगे तो हमारा सब कुछ डूब जाएगा। उन्हें जितना भरना है भरने दो, फिर भी हमें मुनाफा होगा। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, इसलिए वे खुद दौड़कर हमें पैसे दे रहे हैं। वह स्तब्ध होकर लोगों की लंबी कतार देखने लगी। हमने कितना बेच लिया? लगभग 500 युआन का। 500? उसकी आंखें फैल गईं और वह मुझे किसी अजनबी की तरह देखने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन पीछे अभी भी लंबी कतार थी। मैंने उससे पूछा, और माल मंगाए? कतार में खड़े लोग तुरंत चिल्लाए, मालिक जल्दी और माल मंगवाओ। शू मेंग ने फौरन फोन किया और मेरे निर्देश के अनुसार एक पूरा ट्रक सेब मंगवा लिया। ली ट्रक चलाकर आया। ये नजारा देखकर वह हैरानी से जीभ छटकाने लगा। जब तक हमने हिसाब पूरा किया, ट्रक का अधिकांश माल बिक चुका था। लाओली उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए हैरानी से बोला, हे भगवान, आज तुमने 1000 जिन से भी ज्यादा सेब बेच दिए होंगे। शू मेंग को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कुल बिक्री कितनी हुई? मैंने जवाब दिया, लगभग 4300 युआन। इतना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का यह पहला कदम है। शू मेंग स्तब्ध दिखाई दे रही थी। पहले वह पूरे महीने में भी मुश्किल से इतनी रकम कमा पाती थी। ठेला समेटने के बाद मैं उसे सामान खरीदने ले गया। मांस, मछली और पसलियां खरीदने में लगभग 300 युआन खर्च हो गए। शू मेंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानता था कि इतने खर्च से उसका दिल दुख रहा था, लेकिन आज हमें जश्न मनाना ही था। गली के मोड़ पर छोटी बच्ची ने मेरे दोनों हाथों में सामान देखा और खुशी से उछल पड़ी। पापा, क्या आज दावत होगी? हाँ, खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियां बनेंगी। मैं नीचे झुका और उसके छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाया। वाह, मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह खुशी से मेरे चारों ओर कूदने लगी। शू मेंग हमें देख रही थी और उसकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे नरम हो रही थी। एक समय इस घर में केवल खामोशी और डर हुआ करता था। अब आखिरकार उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों बातें करते और हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। चैन चैन लगातार चहकती रही और शू मेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक यही दृश्य चाहता था। जब हम मोड़ वाली किराने की दुकान के पास पहुंचे तो चैन चैन ने अचानक मेरी कमीज खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दुकान में रखे कांच के मछली घर की तरफ इशारा कर रही थी। पापा देखो, छोटी सुनहरी मछलियां कितनी लाल और सुंदर हैं। वे केवल कुछ युआन की साधारण सुनहरी मछलियां थीं, लेकिन चैन चैन की नजर में वे अनमोल खजाना थीं। ठीक है पापा, तुम्हारे लिए कुछ मछलियां खरीदेंगे। शू मेंग ने पीछे मुड़कर कहा, मैं पहले जाकर सब्जियां धोती हूँ, तुम दोनों जल्दी वापस आ जाना। वह सामान उठाकर लगभग 10 मीटर दूर मौजूद जर्जर इमारत की तरफ तेजी से चल पड़ी। मैं चैन चैन को गोद में लेकर किराने की दुकान पर सुनहरी मछलियां चुन रहा था। तभी मेरी नजर घर के दरवाजे के आसपास घूम रहे कुछ लोगों पर पड़ी। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही शू मेंग का रास्ता रोक रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया।
शूमेंग साफ तौर पर घबरा गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया और सतर्कता से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला आदमी बदमाशी से मुस्कुराया और उसके पास झुक गया। भाभी, बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं। तुम्हारा आदमी चेन जुइशेंग कल रात ताश में हार गया था। उसने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। अब अपने भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। शू मेंग का शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथों से सारा सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया, मानो शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं तेजी से उनकी ओर दौड़ा। शू मेंग गिरोह की तरफ पीठ कर चुकी थी और उसी दिशा में देख रही थी जहां से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था और आंसू बिना आवाज के लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें, वह मुझे देख रही थी। मैं अपनी बेटी और सुनहरी मछलियों का कटोरा लिए एक अच्छे पिता की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ कांपने लगे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। चैन जुइशेंग, तुमने पूरी रात और पूरा दिन यह अच्छा बनने का नाटक केवल इसलिए किया ताकि मैं खुद चलकर तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊं। वह तेजी से झुकी, जमीन पर बिखरी अभी खरीदी हुई सब्जियां उठाई और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तलाक चाहिए।